to our channel. This is Shivam and you are watching Scope Education. तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज के इस वीडियो में ये है पार्ट 1। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड थॉमसन मॉडल ऑफ एटम और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो ये 5 चीज़ें आज हम पार्ट 1 में कवर करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन इन 1897। जे जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था डिस्चार्ज ट्यूब में और वहां पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। तो जो एक्सपेरिमेंट था वो उसका स्लाइड आपको उसकी पिक्चर नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले हम लोग पढ़ते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट था क्या। ही पास इलेक्ट्रिसिटी एट अ हाई वोल्टेज ऑफ 10,000 वोल्ट थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर। लो प्रेशर गैस थी, हाइड्रोजन लिया था उन्होंने। बेसिकली आप कोई भी गैस ले सकते हो। लो प्रेशर पे उन्होंने 10,000 वोल्ट के इलेक्ट्रिसिटी उस डिस्चार्ज ट्यूब में 60 सेंटीमीटर के 10,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी पास की। तब कुछ नहीं हुआ, डिस्चार्ज ट्यूब में नॉर्मल था, कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने प्रेशर को रिड्यूस किया, 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर किया, तो वहां पे उन्होंने देखा कि एनोड में, लास्ट में एनोड में, बिल्कुल जैसे एक एनोड इधर था और कैथोड इधर था, तो वहां पे एनोड में उन्हें कुछ ग्रीन कलर की लाइट जलती हुई दिख रही थी। तो उसे कंफर्म करने के लिए उन्होंने होल्स कर दिए एनोड पे और उसके जस्ट पीछे लगा दी उन्होंने ZnS स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन क्या करती है, जब भी इससे कोई ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है, मतलब टकराता है इससे, तो ये जलने लगती है, ग्लो होने लगती है। तो जब फिर से उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट उतने ही 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जिंक स्क्रीन को लगा के किया, तो उन्होंने देखा कि जिंक स्क्रीन थी वो जल रही थी। तो इससे उन्हें कंक्लूजन क्या मिला वो अब हम लोग समझते हैं। तो ये है वो डिस्चार्ज ट्यूब का मॉडल जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे कैथोड रेज से आ रही हैं एनोड की तरफ, और यहाँ पे ये जो पूरा बना हुआ है यही था 60 सेंटीमीटर का ग्लास ट्यूब जो उन्होंने लिया था। इसी के अंदर हाइड्रोजन गैस थी और उन्होंने 10,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पास किया था। तो कंक्लूजन ये निकला कि इट वॉज ऑब्जर्व दैट सम रेज वर कमिंग आउट फ्रॉम कैथोड एंड ट्रेवल टू एनोड, जो कि जिंक सल्फाइड स्क्रीन से टकरा रही थी और ग्रीन कलर की थी। ग्रीन कलर की नहीं थी, लेकिन वो टकरा रही थी, वहाँ ग्रीन कलर का दिख रहा था, तो उसके लिए कंफर्म किया था वो रेज ग्रीन कलर की नहीं थी। तो दिस कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ आ रही थी, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी करती थी और उन्हीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। तो अब हम लोग समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले मास को समझते हैं। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/1840 यूनिफाइड मास, और यू कैन से दैट 9 × 10⁻⁻28 ग्राम, अगर हम ग्राम में देखें, जो कि नेलिजिबल होता है और इसे माना नहीं जाता है। इज दैट ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, जितना हाइड्रोजन का होता है मास, और जो हाइड्रोजन का मास है वो सबसे कम मास है, मतलब सबसे लोएस्ट ऑफ ऑल मास है। तो इसका मास हम केमिस्ट्री में नेलिजिबल लेते हैं जब भी हम किसी एटम के मास को कंसीडर करते हैं, मास ऑफ एटम, तो इसका मास एटम में नहीं जुड़ता है। और जो चार्ज था इलेक्ट्रॉन का वो एक नेगेटिवली चार्ज था, क्योंकि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल लेके एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही थी। तो जो उसका चार्ज है वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कोलम। कोलम एक अनदर यूनिट है चार्ज की, जो कि डिफरेंट है, जो कि आप क्लास 11th पे पढ़ोगे। तो बस आपको इतना याद रखना है 1.6 × 10⁻⁻⁻ कोलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। और ये जो चार्ज था ये अभी तक में सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज डिस्कवर हुआ है जो कि एक पार्टिकल अपने साथ कैरी करता है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डिस्कवरी की तरफ, जो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में इन्हें ई गोल्डस्टीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन इन एटम वाज शोन बाय ई गोल्डस्टीन। सेम अपैरेटस वाज यूज्ड, मतलब जो कि कॉर्क ट्यूब उसमें यूज किया गया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में, बिल्कुल सेम किया गया था। यूज 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गैस को रखा गया था, जो प्रेशर था, और 10,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने पास कराई, जैसा हमारे जे जे थॉमसन सर ने किया था। व्हाइल कैथोड रेज वाज प्रोड्यूस्ड एंड ट्रेवल्ड थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब, दे आयोनाइज द गैस। जब कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई और वो डिस्चार्ज ट्यूब में ट्रेवल करके एनोड की तरफ गई, तो ऐसा करते समय उन्होंने गैसेस को आयोनाइज कर दिया, मतलब कि उसमें चार्ज ले आए। अब वो चार्ज क्या था, वो कंक्लूजन हम लोग समझते हैं, उससे आपको क्लियर होगा कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुई।
तो जो कंक्लूजन है वो ये निकला कि दे टुक इलेक्ट्रॉन्स ऑफ गैसेस, मतलब कि जो गैसेस थी कैथोड रेज उन्होंने इलेक्ट्रॉन तो ले लिया। अब ये तो पहले से कंफर्म हो गया था कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, अगर आपको ये लग रहा हो कि और कोई एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया गया, तो इसलिए एक्सपेरिमेंट किया गया पता लगाने के लिए, क्योंकि एटम अगर न्यूट्रल है तो अगर उसमें कोई एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें एक निगेटिव भी होगा। तो निगेटिव सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, फिर आया था हमारा पॉजिटिव। तो दे टुक इलेक्ट्रॉन्स ऑफ गैसेस लिविंग बिहाइंड देम पॉजिटिवली चार्ज, उन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब जब उन्होंने निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ले लिए गैसेस से, तो जो बचा क्या, पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज उन्होंने पीछे छोड़ दिया, पीछे की तरफ पार्टिकल्स ऑफ द गैस। दे फॉर्म एनोड स्लैश कैनाल रेज, इन्हें एनोड रेज भी बोलते हैं और कैनाल रेज भी बोलते हैं। एंड स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द कैथोड, और ये कैथोड की तरफ मूव हो रही थी। वो वाली एनोड की तरफ मूव हो रही थी जो निगेटिवली चार्ज थी, और ये कैथोड की तरफ मूव हो रही थी। एज दे पोजेस पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इनके अंदर पॉजिटिव चार्ज था तो उन्हें प्रोटॉन का नाम दिया गया, और कैथोड रेज के अंदर निगेटिव चार्ज था तो उन्हें इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। तो अब हम लोग समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बीच हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो मास ऑफ प्रोटॉन, द मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। द रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन इज 1 U और 1.7 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मतलब कि जो हाइड्रोजन के एटम का मास है 1 AMU, वही मास ऑफ प्रोटॉन है। आप ये समझ सकते हैं। और अगर मैं प्रोटॉन को एक बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन में बोलूं तो क्या होता है, हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। और जब हाइड्रोजन आयन बन जाता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन एक लूज कर देता है, ये आप लोग आगे भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो वो बन जाता है सिर्फ H+ बन जाता है, ठीक। तो उसमें रहता है सिर्फ प्रोटॉन। तो आप बोल सकते हैं एक प्रोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है, या प्रोटॉन हाइड्रोजन है लेकिन हाइड्रोजन का आयन फॉर्म है, मतलब जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वह प्रोटॉन बन जाता है। आप ये डेफिनेशन सब याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप आगे चल के पढ़ेंगे। तो जो मास है प्रोटॉन का वो 1 AMU लिया जाता है, और ये कंट्रीब्यूट करता है एटम के मास में भी। फिर आता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का चार्ज होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव कैरी कर रही थी कैनाल रेज। तो द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल एंड अपोजिट। हमेशा याद रखिएगा एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज इक्वल होता है और अपोजिट मास होता है। अगर प्रोटॉन, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन का नहीं, हम लोग कार्बन का एग्जांपल लेते हैं। कार्बन में अगर 6 प्रोटॉन होंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और जितना चार्ज प्रोटॉन का होगा उतना चार्ज इलेक्ट्रॉन का ही भी होगा, मतलब इक्वल और अपोजिट रहेगा। जैसे हम लोगों ने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड द स्मॉलेस्ट कोलम चार्ज, जैसे कि निगेटिव चार्ज में स्मॉलेस्ट कोलम चार्ज था इलेक्ट्रॉन का, जो कि एक पार्टिकल कैरी कर सकता है, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज में स्मॉलेस्ट कोलम चार्ज है प्रोटॉन का, जो कि एक पॉजिटिव पार्टिकल कैरी कर सकता है। तो जो है इसका चार्ज वो है +1, हम लोग +1 में लेते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन का है वो हम लोग -1 में लेते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अब हम लोग समझते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। वैसे न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो बहुत सालों बाद हुई थी। इसे किसने डिस्कवर किया था, ये कैसे डिस्कवर हुआ था, वो हम लोग समझते हैं। ये देखा गया था न्यूट्रॉन्स में कोई भी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, लेकिन जब वो एटम का वो जो मास निकाला जा रहा था कि इस एटम का मास कितना होगा, कार्बन का कितना होगा, हाइड्रोजन का, जब कैलकुलेट कर रहे थे साइंटिस्ट, तो प्रॉब्लम ये आ रही थी, जैसा कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को कंट्रीब्यूट नहीं करते, लेकिन प्रोटॉन का मास जैसे मैंने बताया कार्बन में 6 था, 6U था, लेकिन अब कार्बन का जो एक्चुअल मास होता है वो होता है 12U, ये आपको पता है। तो ये जो 6U एक्स्ट्रा था ये कौन है, हमें मतलब कि प्रॉब्लम आ रही थी साइंटिस्ट को कि ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो मास नेग्लिजिबल है, तो ये 6U जो है ये कहाँ से एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इट वाज नोटिस दैट ऑल द मास ऑफ एन एटम कैन नॉट बी काउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन्स। अ कार्बन एटम कंटेन्स 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन, so the atomic mass of carbon should be 6U, but it's 12U. The problem was solved by James Chadwick in 1932. जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था 1932 में। These particles carried no charge and contribution mass which is 1U. मतलब कि जेम्स चैडविक ने कहा कि ये जो पार्टिकल है ये इसके में कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि चार्ज पे तो ये कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा है, लेकिन ये मास में कंट्रीब्यूट करता है, और इसका जो मास होता है वो होता है 1U, और इन्हीं पार्टिकल्स को बोला गया न्यूट्रॉन्स। तो अब हम लोग अपने थॉमसन मॉडल में चलते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल था, लेकिन वो फेल हो गया था, लेकिन उसने हमें केमिस्ट्री के लिए एक नई राह दी थी समझने के लिए एटम के बिल्कुल एक शेप को। पहले बोला गया था कि एटम एक सर्किल में फिगर है, लेकिन आज जो हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है उसके हिसाब से एटम एक स्फीयर है, और सर्किल और स्फीयर में आपको अंतर तो पता ही होगा कि सर्किल 2 डायमेंशनल है और स्फीयर 3 डायमेंशनल है। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन इन 1903। तो इस मॉडल में उन्होंने कहा एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर
पॉजिटिवली चार्ज विथ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। इस लाइन का सिंपल डेफिनेशन ये था कि इस मॉडल को हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। वैसा क्यों? जैसे ये वाटरमेलन है, यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, इस वाटरमेलन में जो रेड पोर्शन है, उन्होंने बोला ये रेड पोर्शन प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके अंदर होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, मतलब कि जो बीज है इसके ये है इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये फेल हो गया था बाद में, क्योंकि फिर बाद में रदरफोर्ड आए थे, उन्होंने इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश किया था। और फिर नील बोर भी एक साइंटिस्ट आए थे, जिसका हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। और जो सेकंड पार्ट इन्होंने बोला, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये इनकी बात सही थी कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इन्होंने बता दिया था पहले ही कि उसमें पॉजिटिव जितना चार्ज होगा उतना ही निगेटिव होगा, मतलब अगर 5 पॉजिटिव चार्ज है किसी एटम में तो उतना ही 5 निगेटिव चार्ज होगा, तभी वो उसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। तो वो एक्सपेरिमेंट आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही चीज़ें इन्होंने बताई थी रदरफोर्ड सर ने, जो कि बहुत ही कंट्रीब्यूट किया था इन्होंने हमारी केमिस्ट्री में। तो चलिए अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये है वो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जो कि मैं आपको पहले पिक्चर में समझा देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। तो समझिएगा, ऐसा है यहाँ पे, जैसे मैं इधर आ जाऊँ तो यहाँ पे कुछ आपको रेस दिख रही है, अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं इनको, हाइड्रोजन का सॉरी हीलियम का न्यूक्लियस है ये। तो उन्होंने क्या किया, हीलियम के न्यूक्लियस लिया, अल्फा पार्टिकल्स, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इन्होंने इसकी बम्बार्डिंग करा दी एक गोल्ड फॉइल से। गोल्ड फॉइल जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होती है, वैसे ही गोल्ड फॉइल थी, वो पतली सी थी, उसकी बम्बार्डिंग कराई। बम्बार्डिंग मतलब ये अल्फा पार्टिकल उससे जाके भिड़े, अट्रैक्ट हुए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स इस तरफ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं सीधे। तो यहाँ पे जो कुछ पार्टिकल्स आप देख रहे होंगे, कुछ डायरेक्ट चले गए, कुछ पार्टिकल्स देख रहे हो कुछ एंगल्स बना रहे हैं। देखिए, कुछ एक ऊपर वाला पार्टिकल ये ऊपर जा रहा है, एक वहां से नीचे डिफ्लेक्ट हो रहा है, एंगल बना रहा है, और एक पार्टिकल सीधे न्यूक्लियस जहाँ पे प्लस साइन बना हुआ है वहां पे टकरा के वापस आ गया है। तो ये समझाना क्या चाहते थे इस मॉडल से, तो समझते हैं हम लोग इस बात को। इन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि एटम में और क्या क्या चीजें होती हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स तो फाइंड कर लिए गए थे, लेकिन एटम सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही नहीं बना है, इसमें और भी चीजें होंगी, कुछ ना कुछ तो होगा जो हम लोग को अभी नहीं पता है। तो उन्होंने वही समझाने की कोशिश की थी, और हम लोग देखते हैं इनका कंक्लूजन क्या था। इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकला, तो सम ऑफ द पार्टिकल्स पास स्ट्रेट, समवट डिफ्लेक्टेड एंड सम टर्न बैक, जैसा कि मैंने आपको उस एक्सपेरिमेंट में बताया। दे कंक्लूडेड द मोस्ट स्पेस, उन्होंने क्या बताया, अब यहाँ से मिलता क्या उनको कि ये चीज़ें जो एक्सपेरिमेंट किया कि जो ज़्यादातर स्पेस है वो एटम में एम्प्टी है, क्योंकि बहुत सारी रेज जो उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई गोल्ड फॉइल से, वो डायरेक्ट मतलब क्रॉस करके चली गई, उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इससे ये प्रूफ हो गया था कि एटम में बहुत सारा स्पेस जो है एम्प्टी है, मतलब खाली है। जो दूसरी चीज़ थी वो बताया, न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट द सेंटर, क्योंकि कुछ जो एक पार्टिकल था अल्फा पार्टिकल, वो गया था और वो सीधे जो मैंने दिखाया था आपको अपनी पिक्चर में कि वहाँ पे जो पॉजिटिव साइन बना था उस पर वो टकराया और वापस आ गया। तो यहाँ से एक और भी चीज़ पता लगी, ये पता लगी कि जो वहाँ से वापस आया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, तो जो न्यूक्लियस होगा वो भी पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा होगा, तभी क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल हो गया। तो यहाँ से ये पता चल गया था कि जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, तो उन्होंने ये बता दिया। यहाँ से उन्होंने एक और चीज़ बताई, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रोटॉन के मतलब चारों तरफ घूमते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उसके अंदर रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही डेंस है, हार्ड है और बहुत ही छोटा है। और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है P+ मतलब प्रोटॉन्स, E- इलेक्ट्रॉन्स, ये उनका शॉर्ट फॉर्म है, एंड न्यूट्रॉन्स आर इनसाइड इट। तो इन्होंने ये कंक्लूजन बताया, लेकिन जो उनका ये थ्योरी थी जो इन्होंने ये दी थी, ये भी फेल हो गई। अब ये फेल एक चीज पे हुई थी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और फिजिक्स की वजह से फेल हो गया इनका जो ये जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था, लेकिन इन्होंने बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर कर दी थी। तो ये ड्रॉबैक क्या था इनकी इस थ्योरी का, वो हम लोग अब समझते हैं। तो जो इनका ड्रॉबैक था वो ये था कि ही सेड दैट इलेक्ट्रॉन्स, E- जो है ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, उन्हें ऑर्बिट बोला जाता है, जिस पाथ में वो घूम रहे हैं और न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहे हैं। जैसे आप समझ सकते हो सोलर सिस्टम, बीच में हमारा सन है, उसको न्यूक्लियस समझ लो, और जो उसके प्लैनेट चारों तरफ घूम रहे हैं, अर्थ हो गया, मरकरी, वीनस, ये इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक। तो बट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स आ चुकी थी और इंट्रोड्यूस हो गई थी। इस थ्योरी में क्या कहा गया था, इफ अ चार्ज पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल है जिसमें चार्ज है, कोई भी चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज था, इफ अ चार्ज पार्टिकल अंडरगोज एक्सीलरेटेड मोशन, अब वो घूम रही है तो एक्सीलरेटेड मोशन में है, इट मस्ट रेडिएट एनर्जी और लूज एनर्जी, मतलब कि वो हर टाइम, मतलब जैसे जैसे वो घूमता जाएगा वो हर समय में अपनी एनर्जी वो लूज करेगा, मतलब धीरे धीरे करके एनर्जी उसकी खत्म होती जाएगी, और एक ऐसा समय आएगा कि वो उसमें
गिर जाएगा बीच में, जिसके चारों तरफ वो घूम रहा है। तो मतलब कहने का मतलब ये था कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे थे इलेक्ट्रॉन, अब वो चार्ज पार्टिकल थे, तो वो धीरे धीरे करके कुछ समय बाद रेडिएट एनर्जी लूज कर जाएंगे अपनी एनर्जी और न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे, जिससे एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप कहोगे क्यों नहीं होता? क्योंकि हम भी तो एटम से बने, हमें तो कुछ नहीं होता। इसलिए ये उनकी थ्योरी जो थी ये फेल हो गई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स की वजह से। लेकिन इनके स्टूडेंट नील बोर ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बढ़ावा दिया और बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी फिजिक्स सही है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज जो कि रदरफोर्ड फाइंड नहीं कर पाए थे वो क्या थी, उसके बारे में हम लोग अपने लेक्चर 2 में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।